आज के क्लास में हम लोग यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग पढ़ेंगे। ये कॉस्ट अकाउंट का ही एक चैप्टर है। कॉस्ट अकाउंट में एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका यूनिट एंड आउटपुट। यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग। अब ये होता क्या है कि जैसे कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, सपोज मान लीजिए कि टॉयज़ बना रहे हैं, खिलौना, तो इस खिलौने को बनाने में हम लोगों को रॉ मटेरियल तो लगता ही है। रॉ मटेरियल के साथ साथ जैसे मान लीजिए कि किसी खिलौने को बना रहे हैं तो 10 रुपये का रॉ मटेरियल लगा, इसमें लेबर का वेजेस, लेबर चार्ज लगता है, मान लीजिए 5 रुपये का मजदूरी लग गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कॉस्ट होता है। तो ये जो मटेरियल के साथ लेबर जुड़ता है ना, इसको हम लोग कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप का हेडिंग होता है। अब जैसे मान लीजिए 15 रुपया इसका हो गया। इसके बाद फैक्ट्री का जो खर्चा होता है उसको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में हम लोग दिखाते हैं। अब जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया हमारा ना, या फैक्ट्री मशीनरी डिप्रिसिएशन हो, वो सब भी हम जोड़ते चले जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हेडिंग होते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर्ली। ये फॉर्मेट हम लोगों को समझ लेना होगा। डिफरेंट टाइप के कॉस्ट होते हैं। जैसे पहला हेडिंग में जो हमारा कॉस्ट आता है वो हमारा होता है प्राइम कॉस्ट आता है। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए इसमें दे सकता है। इसके बाद फैक्ट्री के अंदर का जो खर्चा है, अगर फैक्ट्री का खर्चा वगैरह को जोड़ते हैं तो मेरा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आता है। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड को जब जोड़ते हैं हम तो वहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर मान लीजिए इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट आता है, टोटल कॉस्ट आता है। अब मान लीजिए सेलिंग प्राइस मेरा दिया हुआ है तो ये टोटल कॉस्ट अगर मेरा आ गया, मान लीजिए सपोज मान लीजिए हमको सेलिंग प्राइस यहाँ दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये जो यहाँ आएगा ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है। तो आइए हम लोग एक इसका फॉर्मेट देखते हैं प्रॉपरली। पेज नंबर 1 में हम लोगों का देखिए, ये कॉस्ट अकाउंट का एक स्पेसिमेन या एक नमूना इसको हम लोग बोल सकते हैं। उस नमूना को हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर क्या होता है कि जितना भी रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को हम ले लेते हैं। कभी कभी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया रहता है तो इसका एक उपाय हमारे पास है। देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, इसको मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग बोलते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कैसे निकलता है तो इसका भी एक फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। आइए आपको फार्मूला बताते हैं। रॉ मटेरियल का जितना भी ओपनिंग स्टॉक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10,000 का मटेरियल पिछले साल का बचा हुआ, वो इस साल का ओपनिंग हो गया और आपने एड मटेरियल परचेज्ड, इस साल कुछ मटेरियल आपने मंगा लिया है। सपोज मान लीजिए 20,000 का मटेरियल आपने मंगा लिया है। तो अब पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया और इस साल आपने मंगाया। आपके पास अभी आपके फैक्ट्री में रॉ मटेरियल 30,000 का हो गया, लेकिन प्रोडक्शन होने के बाद पता चला कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के रूप में अभी पूरा रॉ मटेरियल खर्चा नहीं हुआ, 5,000 का रॉ मटेरियल बचा हुआ है। तो आपके पास 10,000 का पहले से था, 20,000 का आपने बाई कर लिया, टोटल 30,000 का रॉ मटेरियल हुआ था, उसमें 5,000 का रॉ मटेरियल अभी भी बचा हुआ है। यानी इस साल जो रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया उसका वैल्यू 25,000 रुपये का है। तो इसी को हम लोग मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इसी को बोलते हैं, या मटेरियल कंज्यूम्ड बोलेंगे 25,000 को। तो देखिए सबसे पहले ये मटेरियल कंज्यूम्ड आपका अगर पता है तो डायरेक्ट इतना आप रफ में भी करके, इतना जो काम हमने किया इतना काम हम इसको रफ में करके और फिर डायरेक्ट रफ में कर करके यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम लिख के दिखा देंगे। या ये काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट लेबर इसको दिखा दीजिए, कोई भी डायरेक्ट खर्चा है उसको दिखा दीजिए, जो जोड़ के आंसर आएगा उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। अब प्राइम कॉस्ट जब आपका निकल गया तो अब आते हैं हम लोग वर्क ओवरहेड। इसको फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी जाना जा सकता है, तो शॉर्ट में यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड भी आप लिख लीजिए। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं तो थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। जैसे इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री का रेंट,
रिपेयर ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री के मशीन का डिप्रिसिएशन, ठीक है, कोल एंड कोक या कोल एंड वाटर, और भी आगे है। अब जैसे स्टोर, लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी ऑफ मैनेजर, किसका, फोरमैन सेल्समैन का जो सैलरी होता है, ऑफिस स्टाफ का सैलरी यहाँ नहीं आएगा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस ऑफ कॉटन, जूट, वाटर, लुब्रिकेंट, ऑयल, जो भी है, ये सारा खर्चा जो है जितना भी आप देख रहे हैं ना, लूज टूल्स हो गया, वर्क्स स्टेशनरी हो गया, ऑयलिंग क्लीनिंग हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन, ड्राइविंग ऑफ ऑफिस। ड्राइविंग ऑफिस क्या होता है ना, ये फैक्ट्री के अंदर होता है। एस्टिमेट एक्सपेंसेस, हॉलेज, अगर कोई स्क्रैप फैक्ट्री में निकलता है उसको बेचते हैं तो उसको लेस कर देना है। तो ये इतना चीज़ जो मेरा है ये फैक्ट्री के अंदर आता है। अब इन सभी को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा ना उसको फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट के नाम से जानते हैं। वर्क कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं इसको। और आगे देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पर आपको बताया ना ये वर्क कॉस्ट आता है, यह फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का जितना खर्चा है, जैसे ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फ़ी, ऑफिस का स्टेशनरी, ऑफिस का जितना भी खर्चा है ये सारा आप खर्चा देख लीजिए। इसको जोड़ने के बाद, इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद जो ये टोटल हमारा जोड़ करके इसको बाहर ले जाएंगे और टोटल करेंगे तो इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर आएगा आपके पास। अब इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देता है लेकिन एक दो आइटम तो रहता ही है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बिक्री से संबंधित खर्चा है। जैसे इसमें आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, वेयर हाउस का, गोडाउन का किराया, डिलीवरी वैन जो माल लेकर के जाती है वैन, उसका डेप्रिसिएशन वगैरह है। कोई कस्टमर बैड डेट्स कर दिया, डुबा दिया, एडवर्टाइजिंग, कैरेज आउटवर्ड, माल बेचने के लिए अगर कोई ढुलाई का खर्चा हमारा लगता हो, कैरेज आउटवर्ड है। सेल्स डिपार्टमेंट का सैलरी हो गया। हाँ, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का देख रेख, मरम्मत, ये सब जितना भी होता है ना वो सारा चीज़ इसमें आता है। अच्छा, सेल्स मैनेजर का कमीशन हो गया, ठीक है, वो सब भी सेलिंग डिपार्टमेंट का है। पैकिंग मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स का वेस्टेज वगैरह जो होता है ना, ये सब यहीं पर हम लोग यहाँ पर होता है। तो टोटल मतलब सेलिंग से संबंधित जितना खर्चा, अब सारे खर्चों को जोड़ के जब आप बाहर ले जाएंगे और जोड़ेंगे ना तो ये इसको यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद कोई कॉस्ट होता नहीं है, फिर आपका ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो जब टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ जाता है ना, यहाँ पर यह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद कोई कॉस्ट है नहीं तो आप टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ इसको आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए, बताता हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि प्राइम कॉस्ट आ गया हमारा, सपोज मान लीजिए यहाँ पर प्राइम कॉस्ट का टोटल आ गया था, इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल आ गया, फिर ऑफिस ओवरहेड का जब हम लोग काम किए तो यहाँ पर टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। तो एक बात हमेशा गौर कीजिएगा आप, कभी कभी क्या होता है, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रहता है। तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आया यहाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी अमाउंट अगर यहाँ पर दिया हुआ है दिखा दीजिए आप, और इसमें क्या करेंगे, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा आप। सपोज मान लीजिए कि यहाँ तक का आपका कॉस्ट 10,000 रुपये आया और फिनिश गुड्स बनाया हुआ माल आपके पास 2,000 का था, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा तो आपका 12,000 आया। और इसी में लेस आपको एक करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर फिनिश गुड्स का कोई क्लोजिंग स्टॉक है, मान लीजिए 1,000 रुपया बचा हुआ, इसको लेस कर दीजिएगा आप। अब जो यहाँ आपका आंसर आएगा ना, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग का खर्चा को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको टोटल कॉस्ट पता चल गया, सारा कॉस्ट जोड़ते चले गए। अब मान लीजिए कि यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ 11,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया था आपको। अब एड
मान लीजिए सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है, 5,000 रुपये सेलिंग का खर्चा आया, तो टोटल 16,000 हुआ। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ सेलिंग प्राइस दिया रहता है, तो आप सेलिंग प्राइस को यहाँ जैसे 20,000 रुपये में माल को बेचे दिखा दीजिए। अब यहाँ आपका ये जो टोटल आया ना, इसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं। टोटल कॉस्ट आप ही सोचिए 20,000 में बेच रहे हैं और टोटल कॉस्ट मेरा 16,000 का, तो इसमें इसको जब माइनस आप करेंगे ना, तो ये जो 4,000 हुआ ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। इस तरह से प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसका सारांश आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मटेरियल, जितने का भी मटेरियल है उसका आप लिस्ट बनाइए। मटेरियल में आपको वेजेस को जोड़ देना है। वेजेस जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा ये आपका प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद आपको फैक्ट्री के अंदर जितने खर्चे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, उसको लेना है, उसको जोड़ दीजिएगा, तो इसको वर्क कॉस्ट बोलते हैं हम लोग। वर्क कॉस्ट आता है। वर्क कॉस्ट के बाद आपको ऑफिस ओवरहेड यानी ऑफिस के अंदर जितना खर्चा है उसको जोड़ना है, तो यहाँ पर आपका आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक को आपको प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक को आपको माइनस करना है, तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आपका आ गया तो सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग का खर्चा आपको प्लस कर देना है, तो यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट आ गया। और अगर आपको सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है तो आप इसमें से टोटल कॉस्ट को घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, ये आपका यहाँ पर एनपी आ जाएगा। यही कहानी टोटल होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका एक क्वेश्चन भी बना के देख लेंगे।